नमस्कार बच्चों। मैं पुनः 12वीं कक्षा का भौतिकी का मॉडल प्रश्न जो सेट नंबर 1 आया है। पिछले कक्षा में मैं आपको 1 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर दिया था। आज 10 से आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11वीं क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन के कोण क्रमशः क्या हैं? तो ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन कोण के क्रमशः मान जो होते हैं 90 डिग्री और 0 डिग्री। यानी ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर जो नमन कोण होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। यानी पृथ्वी पर कह सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर नमन कोण का मान अलग अलग होता है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 90 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12वीं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ा चुंबकीय प्रवाह बदलता है तो परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित होता है, इसे कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे कि विद्युत परिपथ में जुड़ा चुंबकीय प्रवाह बदलता है, यानी सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित होती है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये जो घटना होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एसी का शिखर मान एक प्रतिरोधक के माध्यम से बहने वाले विद्युत धारा किसके द्वारा दी जाती है? एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट का शिखर मान एक प्रतिरोधक के माध्यम से बहने वाली धारा किसके द्वारा दी जाती है? तो याद रखिएगा, प्रतिरोधक की उपस्थिति में जो धारा का शिखर मान होता है आई नोट इक्वल टू भी नोट बटा में आर होता है। ये भी नोट क्या है? तो ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, या इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज की इस तरह से सूचित करते हैं, यानी ई नोट बटा आर। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आई नोट इक्वल टू ई नोट बटा आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 15 देखते हैं, नहीं 14 देखते हैं। 14 एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, केवल एल, केवल सी, केवल आर, उपरोक्त सभी। तो याद रखना बच्चों, एलसीआर परिपथ में जो होता है, जो ऊर्जा का क्षय होता है वो ओमीय प्रतिरोध के कारण होता है। प्रेरकत्व एल तथा धारिता सी के कारण ऊर्जा का क्षय कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल आर यानी ओमीय प्रतिरोध के कारण एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है, क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक ट्रांसफार्मर किसके लिए नियोजित है? यानी एक ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्पष्ट शब्दों में एक ट्रांसफार्मर क्या काम कर सकता है या एक ट्रांसफार्मर किस काम को करता है? तो याद रखना, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को बदलना, यानी कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में या अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलना। यहाँ ऑप्शन जो है आपका है एसी को डीसी में बदलना, तो नहीं, तो ये तो नहीं होगा। डीसी को एसी में बदला तो ये तो नहीं होगा। एक उपयुक्त एसी प्राप्त करे वोल्टेज, यानी वोल्टेज को एक निश्चित एसी वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए, यानी उपयुक्त एसी वोल्टेज प्राप्त किया था, तो बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, क्या कह रहा है कि मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या है? तो याद रखना, मुक्त अंतरिक्ष में जो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है इतना, जब हम मिनट और एप्सिलॉन नॉट का मान रखते हैं तो आता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी आपका जो इस क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ठोस पदार्थों की संरचना की जांच के लिए निम्नलिखित से किसका उपयोग किया जाता है? यानी ठोस पदार्थों की संरचना को जांच करने के लिए
निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? याद रखना, गामा किरण, इंफ्रारेड किरण, एक्स किरण, कॉस्मिक किरण। याद रखना बच्चों, जैसे जब हड्डी टूट जाती है तो उसका एक्सरे करने के लिए हम लोग जो है एक्सरे किरण का एक्सरे एक्सरे कराने जाते हैं। यानी जो है वो ठोस पदार्थों की संरचना जांच के लिए कि ठोस पदार्थ किस तरह से बनी हुई है, कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, तो इसको ज्ञात करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स किरण का उपयोग करते हैं। यानी एक्स किरण कौन है? एक्स किरण ऑप्शन नंबर सी में है। यानी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक्सरे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है बच्चों? तो कह रहा है अपवर्तन 90 डिग्री के कोण के अनुरूप घटना के कोण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निर्गत कोण, विचलन कोण, विशेष कोण, क्रांति कोण। इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो है अपवर्तन कोण 90 डिग्री, यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये जो आपका है ऊपर जो है सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है। और जब प्रकाश की किरणें क्या करती है, यहाँ से इसमें आती है तो क्या करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अविलंब से क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है। अगर इस तरह से आपतन कोण को अगर हम बढ़ाते जाएं तो क्या होता है कि अपवर्तन कोण जो है हमारा 90 डिग्री प्राप्त होता है। और ये 90 डिग्री जिस आपतन कोण पर प्राप्त होता है बच्चों, उस आपतन कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं। यानी आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन नंबर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्रांति कोण। यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त करने के लिए जो आपतन कोण होता है उस आपतन कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि लेंस द्वारा दिया जाता है, अरे लेंस सूत्र दिया जाता है 1/f = 1/v + 1/u। नहीं, ये तो आपका बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर ये जो है आपका, ये क्या है, आपका दर्पण सूत्र है। याद रखना, दर्पण सूत्र है, यानी मिरर फार्मूला है। ऑप्शन बी क्या है, 1/f = 1/v - 1/a, यानी बिल्कुल सही। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही है। लेंस सूत्र जो होता है ये क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/a, ये होता है। प्लस में रहता हो तो दर्पण सूत्र, माइनस में है तो लेंस सूत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है 20, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि फोकल लंबाई f1 f2 के संपर्क में पतले लेंस की कोई संख्या है, फिर उनके संयोजन की समतुल्य फोकल लंबाई किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखिएगा, अगर फोकल लंबाई दिया हुआ है और इसका जो है समतुल्य फोकल लंबाई पूछता है तो बच्चों इसका फॉर्मूला सीधे होता है 1/f = जितनी फोकल लंबाई दिए हैं उनको हम जोड़ देते हैं 1/f1 + 1/f2 + डॉट डॉट जितना रहता, और भी हम इसको आगे जोड़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1/f = 1/f1 + 1/f2 + डॉट डॉट। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विचलन का कोण खलिस्थान पर निर्भर करता है, अपवर्तन का कोण, घटना का कोण, ए और बी दोनों, कोई नहीं। यानी विचलन कोण जो होता है बच्चों, विचलन कोण तो ये आपतन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण जो होता है वो आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। विचलन कोण जो होता है वो प्रिज्म के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। विचलन कोण जो होता है वो अपवर्तन कोण पर भी निर्भर करता है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर तरंगदैर्ध्य भी नहीं दिया, यानी विचलन कोण जो है ये किस किस पर निर्भर करता है, प्रिज्म के पदार्थ पर, आपतन कोण पर, और तरंगदैर्ध्य पर, अपवर्तन कोण पर। तो यहाँ पर केवल अपवर्तन कोण दिया हो, बाकी सब नहीं दिया हो, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपवर्तन का कोण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हवा में एक डबल स्लिट विवर्तन प्रयोग किया जाता है और पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को पानी में डुबाया जाता है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? यानी हवा में एक डबल स्लिट विवर्तन प्रयोग किया जाता है और उससे पूरी व्यवस्था को अगर हम पानी में डुबाते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो सबसे पहले फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है? तो होता है बीटा = λd/d। ये तो यहाँ पर बच्चों जब हम पूरे सिस्टम को यानी प्रायोगिक व्यवस्था को पानी में डुबाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है घटती जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि अनंत पर स्थित स्रोत के कारण तरंग का तरंगाग्र कैसा होगा? तो देखिए सबसे पहले इसमें तरंगाग्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है गोलीय तरंगाग्र, और गोलीय तरंगाग्र किसके कारण बनता है? तो बिंदु स्रोत के कारण। ठीक है, अगर
प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत है तो जो तरंगाग्र बनेगा वो गोलीय बनेगा। अगर यही बिंदु स्रोत अगर इससे अगर अनंत पर बोला जाए, अनंत पर तरंगाग्र, तो अनंत पर तरंगाग्र जो होता है वो प्लेन बनता है, पैरेलल समतल बनता है। ठीक है बच्चों। अगर रेखीय स्रोत, अगर जो प्रकाश स्रोत है अगर वो रेखीय है तो उसके जो है तरंगाग्र बनता है वो बेलनाकार बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि बिंदु स्रोत है और अनंत पर बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समतल। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विवर्तन की घटना पर आधारित है, यानी विवर्तन घटना। अच्छा, विवर्तन कहते किसको है बच्चों? विवर्तन किसे कहते हैं? क्वेश्चन है विवर्तन कहते किसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विवर्तन की घटना में क्या होता है बच्चों। तो प्रकाश के मार्ग में जबकि कोई अवरोध आ जाती है, प्रकाश जैसे प्रकाश यहाँ से अगर चल रही है, प्रकाश अगर यहाँ से बहुत सारे प्रकाश अगर चलते हैं और इसमें अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो प्रकाश क्या करती है, इसके किनारों से मुड़ते हुए आगे क्या करती है, मिल जाती है। ये जो प्रकाश के किनारों से वो वस्तु, ये अवरोध से जो किनारे मुड़ती है, इस घटना को ही हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्योंकि प्रकाश का विवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की चाल या किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित होती है। यानी विवर्तन की घटना जो होती है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऊर्जा का संरक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25, एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो एक फोटोन का फॉर्मूला जो होता है, एक फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो होता है E=hm। ये है आपका एक फोटोन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो एनर्जी, इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर जो होता है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 9.1 गुना 10⁻⁻24 कूलम। जब इसका वैल्यू रखिएगा तो आपको इतना आएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत निर्भर करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत निर्भर करती है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है की ताकत बोलेंगे तो ताकत जो होता है वो तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति जो है प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है, करंट की मात्रा आवृत्ति पर निर्भर करती है और करंट की ताकत जो है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। तो 26 क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E के एक पिंड की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन है h/√2me, h/2me बाई √h/me। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान के साथ जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है, उससे पहले मैं देख लेना चाहता हूँ किसी फोटोन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, तो h/p, यानी h बटा हो जाएगा p इक्वल टू होता है mv। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा उठाया बटू बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/√, जो होता है वो होता है 2me। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, h/√2me। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि रदरफोर्ड के प्रयोगों ने सुझाव दिया कि नाभिक का आकार लगभग होता है। याद रखिएगा जो नाभिक का आकार जो होता है बच्चों, नाभिक का आकार लगभग में जो होता है वो आपका होता है 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10⁻⁻15 से -10⁻⁻14। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वर्णक्रमीय श्रृंखला विद्युत चुंबकीय विकिरण की दृश्य सीमा के भीतर आती है। यानी यहाँ पर जो है आपका जो श्रृंखला है, यानी इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी आता है जिसमें जो है दृश्य भाग जो है होते हैं। तो याद रखिएगा
जो जो ये आपका स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम में जो लाइमन श्रृंखला होता है बच्चों, लाइमन श्रृंखला में आपका जो पराबैंगनी भाग होता है, बामर श्रेणी में होता है वो आपका दृश्य होता है, याद रखना। बामर श्रेणी में होता है दृश्य भाग, और पाश्चन श्रेणी और फंड श्रेणी में आपका क्या होता है, तो अवरक्त आता है। क्या आता है बच्चों, अवरक्त भाग। तो ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी दृश्य जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रृंखला होती है वो बामर श्रृंखला में जो है वो दृश्य होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है 30, यानी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है, पैरेंट डॉटर नाभिक इनमें से क्या होगा। तो याद रखेंगे इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है, आइसोबार। अब आइसोबार किसे कहते हैं बच्चों, तो आइसोबार का मतलब होता है ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है, लेकिन जो परमाणु संख्या होता है वो अलग अलग होता है। द्रव्यमान संख्या जो होता है क्या होता है, समान होता है, लेकिन जो परमाणु संख्या होता है वो अलग अलग होता है। तो इस प्रकार के परमाणु को हम क्या कहते हैं, उसका आइसोबार कहते हैं। इस प्रकार के नाभिक को हम आइसोबार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापा गया गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 फर्मीमीटर है, नाभिक का द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक क्या होने की संभावना है। तो यहाँ पर जो है हम चाहेंगे तो इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये जो है परमाणु नाभिक का द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, सबसे अधिक होने की संभावना। तो हम यानी आपका जो है R इक्वल टू दिया हुआ है 3.6 फर्मीमीटर, और ए निकालना है, ए इक्वल टू कितना होगा। तो इस फॉर्मूला बनो R इक्वल टू R1 ए का पावर 1/3। इस फॉर्मूला पर हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 27। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रिवर्स बायसिंग में बड़ी मात्रा में करंट, रिवर्स बायसिंग यानी जो रेक्टिफायर होता है वो दो कंडीशन में होता है, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है बच्चों, तो फॉरवर्ड बायस में जो होता है पी एन जंक्शन को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, पी भाग को क्या में जोड़ते हैं, फॉरवर्ड भाग में पी भाग को बैटरी के धन ध्रुव से यानी अगर ये आपका पी है, पी एन जंक्शन, इसका जो है बैटरी को पी भाग को बैटरी के धन ध्रुव से और एन भाग को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। तो ये जो है इससे कंडीशन क्या होती है, इससे करंट जो है बहने लगती है, और ये हो गया अग्र बायस। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, पी टाइप और एन टाइप में अगर पी को बैटरी के ऋण टर्मिनल से या सेल के ऋण टर्मिनल से और एन को जो है धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इसके बीच के जो बैरियर होता है, अवरोध होता है, वो बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। और इस कंडीशन में विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों क्या है, बड़ी मात्रा में करंट प्रवाहित होती है, नहीं, ये गलत है। कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। जंक्शन पर संभावित बाधा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन के साथ डोप करने की आवश्यकता होती है। तो पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक कैसे प्राप्त होता है, तो जब हम शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ, क्या बच्चों, जब हम शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ क्या करते हैं, जब हम शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो हमें पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है। याद रखेंगे कि जब हम शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ में क्या आता है, आपका एल्युमिनियम आता है, और क्या होता है, इंडियम आता है, और क्या आता है,
गैलियम आता है, और क्या आता है, बोरॉन आता है। तो इनमें से किसी भी को जब हम शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन के साथ प्राप्त करते हैं तो हमको मिलता है पी टाइप अर्धचालक। ठीक है बच्चों, तो ये आप देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अर्धचालक में जो चालन के लिए जिम्मेदार है, यानी अर्धचालक में चालन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो याद रखिएगा अर्धचालक में जिम्मेदार जो होते हैं, क्योंकि जब हम अशुद्धियाँ दो प्रकार के मिलाते हैं, एक होता है त्रिसंयोजी, एक होता है पंचसंयोजी। तो त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या होता है कि जो हमारा जो आवेश वाहक होता है वो हमारा कोटर या इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोटर या इसको बोलते हैं हम हॉल। यानी जब त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो आवेश वाहक का काम कौन करता है, कोटर, और जब पंचसंयोजी मिलाते हैं तो आवेश वाहक का कौन करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। यानी कह सकते हैं कि अर्धचालक में जो आवेश वाहक का काम करता है इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों यानी होल दोनों करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन है 35, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में इनपुट एसी करंट एक आवृत्ति भी होती है, धारा की आउटपुट आवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी से होगा, क्योंकि इसमें कोई आंसर नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों, वो जो आज हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।